ऐसा अक्सर कहा जाता है कि आने वाले 30 से 40 साल में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जो अगला वर्ल्ड वॉर होगा शायद पानी के लिए हो, और इस तरह की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में खत्म हो जाएंगी। अक्सर इस बारे में जब चर्चा करते हैं तो ये बात भी आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस बारे में हमने पहले ध्यान क्यों नहीं रखा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल असेसमेंट के ऊपर, जहां पर मेन इंटेंट ये है कि किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को हम कैसे असेस कर सकते हैं, क्यों वो इंपॉर्टेंट है, उसका क्या पर्पज है, किस तरीके से लाइफ को असेस कर सकते हैं और उसके क्या क्या पॉसिबल बेनिफिट है। इन जनरल अगर आप देखेंगे, जब हम लीनियर इकोनॉमी की बात करते हैं तो बात क्या करता है कि हमने कुछ प्रोड्यूस किया, उसको यूज किया, उसको खत्म कर दिया। वहीं जब हम लीनियर इकोनॉमी की जगह सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां बात ये करते हैं कि बजाय उसको खत्म करने के किस तरीके से उसको हम दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट की तो प्राइमरली उसके 5 स्टेप्स हैं। उन 5 स्टेप्स का मेन इंटेंट एक ही है कि हमें ये देखना है कि इन 5 स्टेजेस में जो प्रोडक्ट है या जो प्रोसेस है उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके क्या क्या एनवायरनमेंट में इंपैक्ट आ रहे हैं और क्या उसको हम कुछ बेटर कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं इन 5 एस्पेक्ट के बारे में तो जो पहला है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू रॉ मटेरियल, कि जब हम रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इट कैन बी ऑयल, इट कैन बी एनी आयरन और इट कैन बी एनीथिंग। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है विद रिस्पेक्ट टू रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि अब उस जो हमने एक्सट्रैक्ट किया उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं किसी यूजफुल फॉर्म में। देन तीसरा आता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कि उससे क्या हम कोई बॉटल बना रहे हैं, उससे कुछ मेटल का कुछ पार्ट बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। एंड देन जो चौथा स्टेप है वो बात करते हैं यूज के ऊपर। एंड देन 5वां स्टेप है एंड ऑफ साइकिल के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं इस मोबाइल के बारे में तो इस मोबाइल में बहुत सारे कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, प्लास्टिक पार्ट भी हैं, शीट मेटल पार्ट भी है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट भी है। तो जो सबसे पहला स्टेज है वो बात करता है रॉ मटेरियल के बारे में, कि कहां से इस प्लास्टिक का रॉ मटेरियल आया, देन उस रॉ मटेरियल को हमने किस तरीके से इस फॉर्म में लेके आए कि उसको हम यूज कर सकें। देन थर्ड स्टेप है उसको हमने इस फॉर्म में बनाया जिससे कि उसको मोबाइल के अंदर यूज कर सकें। एंड देन चौथा स्टेप है इसको हम यूज कर रहे हैं। एंड देन 5वां स्टेप है कि एक टाइम के बाद हमें लगता है मोबाइल बेकार हो गया, उसको हम फेंक देते हैं। तो इन 5 स्टेजेस में हमें ये असेस करना है कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट परफॉर्मेंस, और क्या उसको हम ठीक से इस्तेमाल कर पा रहे हैं या उसमें जो वेस्टेजेस है वो बहुत ज्यादा। देन उसका जो अगला स्टेप आता है वो बात करता है इस बारे में कि पर्पस क्या है लाइफ साइकिल असेसमेंट। तो 4 की पर्पस है लाइफ साइकिल असेसमेंट। जो पहला पर्पस है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू रिड्यूस, कि किस तरीके से आज जो भी हम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम किस तरीके से मिनिमाइज कर सके, किस तरीके से इंश्योर कर सके कि जो वेस्टेजेस हो रहे हैं किस तरह से उसको हम कर सकें। से फॉर एग्जांपल अगर हम फॉसिल फाइल यूज कर रहे हैं, क्या उस फॉसिल ऑयल की जगह क्या हम कुछ और ऑल्टरनेट मेथड यूज कर सकते हैं जिससे कि हम यूज कर सकते हैं। जो दूसरा है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफाइंग के ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे आज के टाइम में बहुत सारी वेस्टेजेस हो रहे हैं, बहुत सारी रिजेक्शन हो रही हैं और जो रिसोर्सेज है हम उसको बहुत ज्यादा डिप्लीट कर रहे हैं, उनको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर। जो तीसरा है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू अवॉइडिंग, आज के टाइम में जो भी हमारे आसपास के प्रोसेस है वहां पे हम क्या करें जिससे कि जो मिसयूज हो रहा है या जो वेस्टेज हो रही है उसको हम कैसे कंट्रोल करें। और जो चौथा है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू कंपेयर, कि जो भी हम रिसोर्सेज आज के टाइम में यूज करते हैं क्या कोई ऑल्टरनेट तरीका हो सकता है। से फॉर एग्जांपल आज के टाइम में हम प्लास्टिक बोतल यूज करते हैं, क्या प्लास्टिक बोतल की जगह क्या हम ग्लास बोतल इस्तेमाल कर सकते हैं। मे बी अगर उसे यूज करेंगे तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा बेटर वे में यूज। अब जो अगला स्टेप आता है वो बात करता है लाइफ साइकिल असेसमेंट को हम चेक कैसे कर सकते हैं। तो 2 स्टैंडर्ड्स हैं, ISO 14040 और ISO 14044। ये 2 स्टैंडर्ड इस बारे में बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और देन किस तरीके से लाइफ साइकिल असेसमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका है। अगर 10 लोग इस लाइफ साइकिल असेसमेंट को करेंगे तो हो सकता है उनके 10 के रिजल्ट अलग अलग आए, क्योंकि वो बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है उनका गोल क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किन बेसिक चीजों को कंसीडर करके चल रहे हैं और किसके बेसिस पे वो डिसाइड करने वाले हैं कि ओवरऑल रिजल्ट क्या आने वाला है। तो जब हम लाइफ साइकिल असेसमेंट की बात करते हैं एज पर ISO 14044 उसके 4 स्टेप है। जो पहला स्टेप है वो बात करता है बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू गोल एंड स्कोप डेफिनेशन, यानी कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमने जो शुरू में 5 स्टेजेस की बात की थी जहां पे हमने रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन से लेकर उसके डिस्पोजल की बात की थी, कि हमारा स्कोप क्या, हमारी बाउंड्री के कहां पर हमें फोकस करना है। क्या हमें रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना है या हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फोकस करना है, यूज पे फोकस करना है, क्योंकि हर स्टेज पे कहीं ना कहीं हम बहुत सारे रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं। देन जो सेकंड स्टेप है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री एनालिसिस। यहां पर हमें वो डाटा को कलेक्ट करना है कि इन सब
सब अलग अलग पांचों स्टेजेस में किस किस तरीके से वेस्टेजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस समय हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन के बारे में, तो उस समय किन किन तरह के इन्वायरमेंटल इंपैक्ट आ सकते हैं, या जिस समय हम उस मटेरियल को यूज कर रहे हैं उस समय उसका क्या इंपैक्ट आ सकता है, या जिस समय उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उस समय लैंडफिल से या और जो दुनिया भर की चीज होती है उसमें क्या इंपैक्ट आ सकता है। जो तीसरा स्टेप है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू इंपैक्ट असेसमेंट, यानी कि अब हमें एनालाइज करना उस डाटा के बेसिस पे कि क्या क्या पॉसिबल इंपैक्ट आ सकते हैं, उनका किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं, और आज तक क्या हुआ है और फ्यूचर में वो सब ना हो उसके लिए मैं क्या करें। एंड देन जो चौथा एस्पेक्ट है फाइनली वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, कि अब जो डाटा हमारे पास आ गया अब उस डाटा को हमें किस तरीके से यूज करना है। मे बी उसके अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज हो, मे बी उसके अंदर कुछ एरिया फॉर रिस्क हो कि अब इमीडिएटली कहां एक्शन लेना है जिससे कि हम इंश्योर कर सकें कि इससे प्रॉब्लम ना आए। देन एक और स्टेप आता है इसके बाद, वो स्टेप आता है कि क्या क्या पॉसिबल चैलेंजेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइफ साइकिल असेसमेंट। तो 4 की चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइफ साइकिल असेसमेंट। जो सबसे पहला है वो बात करता है इस बारे में कि ये जो डाटा कलेक्शन है ये बहुत ही सब्जेक्टिव है और बहुत मुश्किल है, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इस बात को असेस करना कि जिस समय व्हीकल की मूवमेंट हो रही है तो उसमें कितना वेस्टेज हुआ। एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान के चलिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मोबाइल बनाती है, तो जो मोबाइल बना रही है वहां पर रिसोर्सेज का वेस्टेज कितना हुआ, बट देन जहां से रॉ मटेरियल आ रहा है वहां पर कितना हुआ, उसने जिससे रॉ मटेरियल लिया वहां कितना हुआ, जिस समय उसको हमने ट्रांसपोर्ट किया और ये मेरे घर में आया वहां पे कितना रिसोर्स हुआ। तो इसे डाटा कलेक्शन थ्योरेटिकली बड़ा आसान है बट एक्चुअली में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जो दूसरा चैलेंज आता है वो आता है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्सिटीज, कि जब भी हम बात करते हैं लाइफ साइकिल असेसमेंट की तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो एक चैलेंज रहता है। जो तीसरा फैक्टर है वो विद रिस्पेक्ट टू है रिसोर्स इंटेंसिव, कि ये काम बहुत आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, मैन पावर लगती है, टाइम लगता है और बहुत ज्यादा कमिटमेंट चाहिए। उसके बेसिस पे ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये जो पूरी असेसमेंट है वो कैसे हो सकता है। एंड जो चौथा सबसे बड़ा चैलेंज है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू द डाटा वेरिएबिलिटी। डाटा वेरिएबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी एक पार्टी का एक सर्टेन तरीका हो सकता है उस काम को करने का, बट वहीं जब दूसरी पार्टी उसी काम को करती है तो उसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है उसे चेक करने का, उनका ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है। तो कोई भी दो डाटा को एक साथ देखना और ये एनालाइज करना कि दोनों सेम है अलग क्यों है, ये एक चैलेंज रहता है। और लास्ट में अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू दिस के किस किस तरीके से इसका बेनिफिट हो सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लाइफ साइकिल असेसमेंट हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि आज के टाइम में हम रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज कर रहे हैं और उसकी कितनी लाइफ बची है, और उसको अगर हमें बढ़ाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सी जगह पे हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात होती है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेज में, डिजाइन स्टेज पे, वहां पे हम कैसे फोकस कर सकते हैं। देन जो दूसरी स्टेज आती है वो परचेज की आती है कि जब हम रॉ मटेरियल्स को परचेज कर रहे हैं, बॉटल्ड पार्ट्स को परचेज कर रहे हैं, वहां पे हम किस तरह से फोकस करें। सो देखा जाए अगर मैं समरी करूं, मैंने आपसे बात की लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या होता है, जहां पे हमने 5 स्टेज की बात की। देन मैंने आपसे बात की विद रिस्पेक्ट टू कि क्या पर्पस है लाइफ साइकिल असेसमेंट का, जहां मैंने 4 अलग अलग पर्पस के बारे में बात की। देन मैंने बात की एज पर ISO 14040 एंड ISO 14044 कौन से 4 स्टेप्स हैं जिससे कि हम लाइफ साइकिल को असेस कर सकते हैं, एंड देन किस तरह के चैलेंजेस हैं जो इंडस्ट्री फेस करती है जब वो लाइफ साइकिल असेस। जो अगला वीडियो रहेगा वो भी इसी सीरीज में रहेगा जहां मैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक और टॉपिक में बात करने वाला हूं। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक मिल रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने का आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, सो प्लीज उसको आप कंटिन्यू कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो का आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ब्लॉग मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो आपको और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियो यूजफुल है तो हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स से शेयर कर सकते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।